Hello, people. Welcome back to Knowledge Joint. My name is Kadil Jain and आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ NCERT. ठीक है, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं अपने काम पे. ठीक है, दिस इज़ मी. चलो तो आज हमें क्या पढ़ना है? दिल्ली सल्तनत. ठीक है, वेरी 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 मतलब क्रूशल एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सो हम पढ़ेंगे द 12th to 15th सेंचुरी. ठीक है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करेंगे, हम चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर नहीं, पैरा पढ़ेंगे. उसके बाद मैं उसको जस्ट बताऊंगी, मैं आपको बताती जाऊंगी कि व्हाट यू जॉट इट डाउन, और अगर आपको पढ़ना हो तो मेरे नोट सही पढ़ सकते हो. दैट्स इट. ठीक है, डन. नो चिक चिक नो झिक. आगे बढ़ते हैं. चलो तो चैप्टर 2 रीजन क्या होता है? कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम. यस ऑफ कोर्स. दिल्ली में नए कैपिटल शुरू हो चुके हैं, दिल्ली में इंपॉर्टेंट सिटी बन चुकी हैं. ठीक है, ओनली 10th सेंचुरी में. ठीक है, चलो तो टेक अ लुक. हम इसको देखते हैं क्या है भाई. ये बिकम द कैपिटल दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल किंगडम अंडर दी तोमर डायनेस्टी. तोमर राजपूत, और तोमर से ये हमारी डायनेस्टी बनी थी. तो ये लिख लो कि जब दिल्ली जो फर्स्ट कैपिटल बनी है कहीं की भी, क्योंकि अभी तक दिल्ली नहीं बनी है कैपिटल, है ना, हमेशा कन्नौज रही है. ठीक है, या फिर आसपास की जगह रही है, लेकिन दिल्ली नहीं रही है. कन्नौज पे हमने देखा था पिछले चैप्टर में, ट्राई पार्टी स्ट्रगल. यस, तो कन्नौज रहा है, लेकिन दिल्ली एज सच नहीं रहा है. तो क्या दिल्ली फर्स्ट कैपिटल बना है कब? तोमरों में. तो ये लिख लो. ठीक है, जब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर लेकिन आ भी जाए तो क्या है कि दिल्ली जो बिकम अ कैपिटल इन द किंगडम ऑफ तोमर डायनेस्टी. ठीक है, तोमर राजपूत, जिसको चौहानों ने हरा दिया था. अजमेर के चौहान, जो हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान, राइट, वो इन्हीं ने इनको हरा दिया था. और इन्हीं के टाइम पे ये कमर्शियल सेंटर बन गया दिल्ली, जो आज भी हम देखते हैं. उसके टाइम पे मुग़ल आ गए, फिर मुग़ल के बाद जो ब्रिटेन था उन्होंने कहा अब दिल्ली से सब कुछ हो ही रहा है तो दिल्ली से होता रहेगा. तो आज भी हम दिल्ली से करते हैं. तो दिल्ली में क्या क्या था? तो ये कमर्शियल सेंटर तो था ही. ठीक है, ये देखो, दिस इज़ द कमर्शियल सेंटर तो था. ठीक है, वहाँ पे जैन मर्चेंट्स बहुत सारे लिव करते थे. उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए वहाँ पे, सेवरल टेम्पल्स, कॉइन मिंट करवाते थे. ठीक है, और ये क्या कॉइन मिंटेड, और उनको क्या बोलते थे? डेलीवाल. तो डेलीवाल. ठीक है, ये वाइट सर्कुलेशन में चलते थे. इसको हमें नहीं पढ़ना है, डेलीवाल जो भी है ये कुछ को हमें नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है हमें. ठीक है, तो दिस इज़ द मैप ऑफ दिल्ली स्टार्टिंग फ्रॉम फिरोज़ाबाद. ठीक है, फिरोज़ा कोटला, जहाँ पे मैच होते हैं अभी भी. ठीक है, दिल्ली में. और ये हौज खास, ये सिरी, ये हौज खास तो पॉश एरिया दिल्ली, एंड दिल्ली खाना. ठीक है, कुतुब मीनार आसपास. ठीक है, ओल्ड दिल्ली एंड तुगलकाबाद, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था. सिरी जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाई है. जहाँ पहानानगर, ये जहाँ पहानानगर आई थिंक सो शाहजहाँ का है, बट नहीं, सॉरी, हुमायूं का है, बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ. ठीक है, तो दिल्ली कुन्ना, हौज़े सुल्तानी, कुतुब मीनार. ठीक है, कुतुब मीनार तो हमें पता ही है किसने बनवाया था, इल्तुतमिश, सॉरी कुतुब ऐबक, फिर उसके बाद इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें. तो बेसिकली दिल्ली जो बनी है वो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेंट्रल से मिलके बनी है. ठीक है, दिल्ली कंट्रोल करते थे वास्ट एरिया सब कॉन्टिनेंट. यस ऑफ कोर्स. फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन बिगनिंग द 13th सेंचुरी. 13th सेंचुरी में फाउंडेशन हुई है किसकी? दिल्ली सल्तनत की. ठीक है, लगभग 1207, है ना, लगभग 1207 के समथिंग फाउंडेशन हुई है दिल्ली सल्तनत की. तो हम वही देखेंगे. बिल्ड मैनी सिटीज़. उन्होंने दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी सिटीज़ बनी हैं. ठीक है, जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं. मैंने आपको बता दिया, दिल्ली कोना, सिरी, जहांपनाह नगर. अब हम आगे देख लेते हैं रूलर्स ऑफ दिल्ली. ये टेबल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई जस्ट जूम आउट तो आपको ये थोड़ा सा दिखेगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी भी मिलेगी, यहाँ से आपको टाइमलाइन भी मिलेगी. तो ये या तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, या मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी उसमें PDF में, तो आप वो कर सकते हो. ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ, तो थोड़ा सा ना अंदाज़ा ऐसे लग जाएगा. तो हमने क्या देखा है?
तो उसको ना जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने देखा है तोमर, राइट। तोमर अर्ली 12th सेंचुरी यानी 1130 के समथिंग है, और इन्हीं ने जो दिल्ली कैपिटल बनाई है तो उन्हीं ने बनाई है, तोमर ने। और कौन थे, तो अनंगपाल, राइट, अनंगपाल। लिख लो तोमर अनंगपाल, और लगभग अर्ली 1100 के समथिंग ऐसे लिख लो, ठीक है। तोमर अनंगपाल और 1100, ठीक है। फिर चौहान, पृथ्वीराज चौहान, तो ऐसे आपको याद रह जाएंगे दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि फेमस नेम है। पृथ्वीराज चौहान लिख लो 1150, ठीक है, ऐसे लिख लो। आपको पूरा ऐसे याद नहीं करना पड़ता, 1150 1150 के बीच में ये थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान। तो अब आ जाते हैं मुस्लिम रूल्स जो हमारे पास आते हैं। तो हम उसमें क्या देखते हैं, अर्ली टर्किश, टर्क लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब टर्की से थे वो टर्की। तो इनका सिलसिला ऐसे चलता है कि जब मोहम्मद बिन गजनी यहाँ पे आके आक्रमण कर चुके हैं, उसके बाद इन्होंने हरा दिया मोहम्मद गौरी को। पृथ्वीराज चौहान ने जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया है, तो गौरी क्या करता है कि यार अब ये हारी तो गए हैं, तो हम एक लोग ना यहाँ पे अपना बैठा के चले जाते हैं। तो दैट्स द कुतुब बिन ऐबक, जो इनके वो होते हैं क्या मतलब मास्टर स्लेव होता है जो इनके, ठीक है। ये स्लेव हैं, कुतुब बिन ऐबक इनका स्लेव है, इल्तुतमिश इनके स्लेव्स हैं, ठीक है। उसके बाद तो रजिया स्लेव नहीं है, ठीक है। रजिया तो उनकी बेटी होती है, बट बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि ये ज़्यादा स्लेव की डायनेस्टी रही है, क्योंकि स्लेव ने यहाँ पे राज किया है। तो कुतुब बिन ऐबक मैंने बोला 1206 से 1210, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं, इल्तुतमिश, और वो कम से कम करते हैं, मतलब ये देख लो आप कि 1200 से 1300 के बीच में 4 राजा हैं, ठीक है, 4 मेन हैं। तो 4 मेन कौन है कि ऐबक हैं, फिर उसमें 30 मतलब 50 तक के बीच में इल्तुतमिश है, फिर थोड़े से बीच में रजिया आ गई 40-50 के बीच में, और उसके बाद 60 से 80 और 90 तक के बीच में बलवन है, ठीक है। तो हमने 3 में बांट दिया, मतलब 100 को बांट दो ना, 25-25-25, 1/4 में बांट दो तो आपको मिल जाएगा अपनी चीज़ें, राइट। एग्जैक्ट डेट याद नहीं करनी, एग्जैक्ट डेट किसी की याद नहीं करनी होती है, ठीक है। 100 ईयर्स को हम ऐसे बांट देंगे तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ओके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो हम कहीं पे टिक लगा पाएंगे, ठीक है, ओके। एग्जैक्ट डेट याद रहनी भी मुश्किल हो जाती है कभी कभाली, और ज़्यादातर याद ना ही करो तो ठीक है। वैसे आपको अगर 1-2 की किसी की याद करनी है तो, क्योंकि ऐबक फाउंडर रहे हैं, तो ऐबक की याद कर लो कि 1206, ठीक है, ये फाउंडर रहे हैं क्योंकि 1206 से 1210, बाकी किसी की याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाउंडर रहे हैं तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मिल जाता है। आगे बढ़ जाएँ, खिलजी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर रहे हैं कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की बात होती है तो वो कहाँ से, 1290 से 1296, ठीक है। तो लगभग 1290 में ये आ चुके हैं, ठीक है। इतना याद रखो कि 1290 में खिलजी आ चुके हैं, इतना याद रखो बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1290 और खिलजी याद रखो। उसके बाद तो अलाउद्दीन खिलजी, ये तो भाई आप सबने मूवी देखी होगी पद्मावत, तो उसी के टाइम की कहानी है, 1296 से 1316, और इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी किए थे हिस्ट्री में, तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी डेट इनकी याद करनी ज़रूरी है। लगभग 30 साल का इनका राज है, ठीक है। और ये बात एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, किसी का जो राज है ना वो ज़्यादा नहीं चला है, ठीक है। देखो 30 साल, मुश्किल से 30, ठीक है, 10 से 36, ठीक है, ये तो 4 ही साल में चले गए, ठीक है। 66 से बेसिकली 20 साल, क्योंकि क्या है बेसिकली ज़्यादातर लोग 20-30 में बने होंगे, ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादा। और क्या होता था मतलब उम्रें इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, और बहुत सारे इनके एनिमीज़ भी होते थे, तो लड़ते मरते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा किसी का राज नहीं रहा। ऐसा नहीं होगा कि किसी का 100 या 50 साल तक का राज रहा हो, नहीं। मुग़लों के टाइम पे ये चीज़ें होंगी कि इनका हाँ चलो 50 साल तक राज रहा होगा। तो आप अगर कहीं पे अगर ऐसा आ भी जाए ना कि मतलब कि इनसे कितना टाइम रहा है, तो ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं होगा उनका। तो एक चीज़ें ये याद रख लेना, क्योंकि बीमारी भी हो जाती थी उस टाइम पे, इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स थी नहीं जितनी हमारे पास है अभी,
तो बीमारी से मर गए, ठीक है, कोई मतलब किसी ने किसी को मार दिया राज के चक्कर में, तो यही होता रहता था। तो ज़्यादा किसी का राज है नहीं, ठीक है। ये देखो 1290 से 1296 बेसिकली ये जो बने थे ना, ये सबसे ओल्ड इस टाइम पे बने थे। आपने देखा भी होगा जब अगर किसी ने पद्मावत देखी तो जब वो आते हैं कारा लेके, कारा में अपनी जीत का जश्न मनाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो वो आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, उनसे मिलने को, वहीं उनको मार दिया जाता है। तो मतलब ये कहानी मैं ऐसे ऐसे रिलेट करवा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ना कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। वो कारा मिलने आते हैं, तो कारा में फिर ये रहते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्योंकि डेक्कन को जीता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे राजा रहे हैं सल्तनत के जिन्होंने डेक्कन को जीता है। डेक्कन उसके बाद तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक भी जीत चुका है, ठीक है, लेकिन डेक्कन इन्होंने पहली बार जीता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं कुछ। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। 1296 मैं ये कह रही थी कि हाँ ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेंगे इनके कार्यकाल, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बहुत लॉन्ग का, तो ये नहीं होगा। चलो आगे देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, तो लगभग यानी 10-20 साल का राज, ठीक है, वही है अलाउद्दीन खिलजी का। तुगलक ये जो बहुत लंबे रहे हैं हमारे यहाँ पे, लगभग 1320 से 1414, लगभग देखो 100 सालों का राज, ठीक है। इतना लंबा किसी का नहीं रहा है, ठीक है। ये देखो पूरा किसी का नहीं रहा। 1206 से 1290 लगभग के लगभग 90, ठीक है। और 62 से 92, 11 से 65 से ये, तो लगभग देखो 1320 से 1414 ये सबसे लंबे रहे हैं, ठीक है। 1320 से 1414, तो ये क्वेश्चन बना है कि कौन से सल्तनत समय पे सबसे लंबे उनका था कार्यकाल, किसका था, तुगलकों का, ठीक है। तो ये थोड़ी डेट आप ऐसे याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो फाउंडर कौन रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक। मैंने कहा था कि ज़्यादातर देखो 3 पीढ़ी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, 3 पीढ़ी के बाद। यहाँ पे देखो बहुत 2, 3, 4 ऐसे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है ना, 3 पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करनी पड़ेगी किसी भी जगह पे, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ये ने 1220 से 1320 से 1324। और मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम बहुत ही ख़राब रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, टर्मोइल का टाइम रहा है इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा, और तुगलक के लिए भी। मोहम्मद बिन तुगलक, मैं इनको MBT बुलाती हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक, और क्योंकि वाई नॉट जो हम ये कर सकते हैं। तो जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे देख लेंगे। तो इनका टाइम क्या है, 1320, जो इनने गयासुद्दीन तुगलक ने जो फाउंडेशन की है वो 1320 से 1324, तो वो लिख लो, ठीक है, 1320 से 1324, ठीक है। ये लिख लेना क्योंकि इनकी सबसे लंबी है, ठीक है। अब सबसे लंबी तो सबसे छोटी भी लिखनी पड़ेगी, तो छोटी हम लिखेंगे, अभी हम बताते हैं, ठीक है। चलो आगे। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने वो फिरोज शाह कोटला, देखो इन्हीं के नाम पे फिरोज शाह कोटला, राइट, फिरोज़ाबाद, ठीक है, फिरोज़ाबाद, फिरोज़ा कोटला, फैज़ाबाद, उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ बसाई हैं, ठीक है। आगरा नहीं, आगरा तो किसी और ने, आगरा नहीं है इनका, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब देख लीजिए सैयद। तो आप ये भी याद रखना कि इनके जो टाइम लाइन है कि पहले कौन आया, पहले आए ऐबक, फिर जैसे पहले आए ऐबक, फिर कौन आए, फिर आए खिलजी, फिर आए तुगलक, फिर आए सैयद, फिर आए लोदी। तो ऐसे टाइमलाइन भी ऐसे याद करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि लिख देंगी पहले पहले तुगलक आ गए, ऐसे भी याद करनी पड़ती है सल्तनत में। तो ये भी ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे भी याद करना पड़ता है। मैं सब आपको बता रही हूँ कि भाई ओके क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी। तो इसको इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड फिरोज शाह तुगलक का टाइमलाइन, क्योंकि ये रहे हैं फेमस रहे हैं, तो इनका भी टाइम थोड़ा देख लेते हैं। 1324 से 1351, बस और नहीं देखना हमको। सैयद डायनेस्टी का देख लेते हैं। सैयद डायनेस्टी 1414 लगभग 1420 से लगभग 30 साल तो ये रही हैं, 1451 तक। और इनके जो फाउंडर रहे हैं वो क्या, खिलजी खां। तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर जो रहे हैं वो खिलजी खां, ठीक है। तो क्वेश्चन, खिलजी खां सैयद खां की डायनेस्टी कौन थे, तो खिलजी खां थे। कब आई थी, तो 1414 में आई थी। और सबसे कम जो जिनका टाइम था वो भी इन्हीं का था, ठीक है। क्योंकि देखो 14 से 14 में 30 साल बस है ना, और किसी का इतना इतना कम नहीं है।
खिलजी यहाँ पे खिलजी तो 1390 से 1320, ठीक है। इनका भी 30 ही साल है, बेसिकली ज़्यादा नहीं है इनका भी, ठीक है। बट तो सबसे कम किसका है? सैयदों का, ठीक है। लोधी, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे कम क्या निकलेगा? सैयद का टाइमलाइन सबसे कम है, ठीक है। चलो लोधी की हम बात कर लें तो लोधी जो डायनेस्टी है उनके जो फाउंडर हैं वो बहलोल लोधी हैं। और इन्हीं के बाद क्या हो जाता है शुरू, इंडिया में हो जाता है मुग़लों का टाइम। तो मुग़ल टाइम शुरू हो जाता है, लेकिन हम फाउंडर जरूर याद रखेंगे कौन है? बहलोल लोधी, जो 1400 से 51 में आए हैं, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम अपने हिसाब से। तो कौन है भाई? तोमर सबसे पहले इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे दिल्ली को उन्होंने और फ्लरिश किया, ठीक है। लगभग 1100 के बीच में, 1150 और इनका 1100 के बीच में, ये टाइम याद रख लो। फर्स्ट जो तुगलक डायनेस्टी रही है वो कुतुब बिन ऐबक के टाइम पे आई है, सॉरी टर्किस डायनेस्टी रही है। इनको वैसे कि ममालिक भी बोलते हैं हम, ममालिक डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी इनको बोल लेते हैं, तो बहुत ही इनके नाम है, ठीक है। तो कुतुब बिन ऐबक 1206 सबसे कम टाइम लाइन है, 1206 से 1210, और ये मर गए थे। उसके बाद इल्तुतमिश आ गए, फिर रजिया आ गए, गयासुद्दीन बलबन आ गए। लगभग उसके बाद खिलजी आ गए। खिलजी 1290 से 1320 के समथिंग रहे हैं, और खिलजी के जो फाउंडर रहे हैं वो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। गयासुद्दीन याद में रखना, जलालुद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी हैं, ओके, ऐसे याद रखो। और तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, ये सबसे लंबी, पहली बात तो यहाँ पे लिख लो। फिर उसके फाउंडर रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, 1320 से 1324। और बस उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये तो आपको बाद में भी इनके जो काम हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा, तो कोई वो नहीं है। सही है। डायनेस्टी की एक चीज़ याद रख लो, खिलजी खां, और फाउंडर रहे हैं खिलजी खां, लगभग 1414 में आ चुके थे। और ठीक है, और उसके बाद लिख लिया सबने, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं बहलोल लोधी, ठीक है। और 1451 में 51 मतलब 1451 में यहाँ पे आके इन्होंने अपना शुरू किया था। उसके बाद बस मुग़ल, डन। और कुछ हमें नहीं पढ़ना, आगे बढ़ जाते हैं, टेबल इम्पॉर्टेंट है। चलो, अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर सुल्तान। तो क्या हुआ भाई? सबसे पहले तो टर्किश रूल इंडिया में आ गया, ठीक है। पर्शियन उनकी लैंग्वेज बन गई, एडमिनिस्ट्रेशन में भी नई नई चीज़ें आने लगी दिल्ली सल्तनत में। ऑथर्स ऑफ तवारिख, क्या था तवारिख? क्या होता है? तवारिख होती है जैसे अपने यहाँ वो होती है क्या, प्रशस्ति, वैसे तवारिख होती है। अब तवारिख में इन लोगों ने क्या किया, तारीख के हिसाब से राइटिंग शुरू कर दी। तो द ऑथर ऑफ तवारिख वर लर्नड मैन थे, ठीक है, पढ़े लिखे मैन थे, सेक्रेटरी थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, पोइट थे वगैरह। वो बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स, गवर्नर्स को एडवाइस करते थे ये कि कैसे इंपॉर्टेंट रूल को रखा जाए। तो क्या है भाई तवारिख? तवारिख एक बेसिकली बहुत लर्नड मैन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब चीज़ डॉक्यूमेंट कर दी कि यार देखो ऐसी ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, तो महाराज आप ऐसे पे काम करो, ठीक है। दैट्स द तवारिख फॉर यू, ओके। चलो, तो सर्किल ऑफ जस्टिस, ये क्या है भाई सर्किल ऑफ जस्टिस? तो सर्किल ऑफ जस्टिस है, एक तो राइटर है फ़ख्र ए मुदब्बिर, सॉरी मैं अगर ढंग से नहीं पढ़ रही हूँ तो आई एम वेरी सॉरी। फ़ख्र ए मुदब्बिर रोड इन 13th सेंचुरी में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? द किंग कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट अ सोल्जर, ठीक है। सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट द सैलरीज, सैलरीज कैम टू रेवेन्यू, ठीक है। फिर उसके बाद पीसेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस। तो इन्होंने बताया कि कैसे सर्किल ऑफ जस्टिस चलता है, ठीक है। अगर गवर्नेंस करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी। तो ये किसने लिखी है? फ़रक ए मुवाबिद, बस नाम मत याद रखो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद रखने की, ओके। चलो, तो क्या होता है आगे, नेक्स्ट पैरा पे हम चलते हैं। द ऑथर ऑफ तवारिख थे वो क्या होते, सिटी में रहते थे,
ठीक है, मेनली दिल्ली में रहते थे, विलेज में कोई नहीं रहता था। वो हिस्टोरियन जो लिखते थे सुल्तान को, वो क्या थे, उनको रिच अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलते थे। तो क्या करते थे ये लोग कि आइडियल सोशल ऑर्डर लिखते थे। ठीक है, आइडियल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, कोई लगड़ा झगड़ा नहीं या कोई कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होता था। बर्थ राइट एंड जेंडर रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे चीज़ें ऑर्डर बेस करके अच्छे से लिखते थे। ठीक है, और वो सबके साथ अपने आइडियाज़ भी ये शेयर नहीं कर रहे होते थे। ठीक है, तो कोई ना ऐसा नहीं था कि जे वैसे वही था जैसे प्रशस्ति का था, वही तवारिक का है कि भाई राजा में बैठे हैं, ठीक है, राज दरबार में लिख रहे हैं आराम से राजाओं की कहानियाँ। चलो तो आगे देख लेते हैं। 1236 लगभग सल्तनत में कौन आ गए, इल्तुतमिश की डॉटर। मैंने आपको बताया इल्तुतमिश के बाद उनकी डॉटर आ गई रज़िया सुल्तान। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1236 में 1236 टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट है, रज़िया सुल्तान इम्पॉर्टेंट है, इल्तुतमिश की डॉटर है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें लिख लो। ठीक है, अब आखिरी लाइन सॉरी और नेक्स्ट लाइन में क्या है, इन्होंने ना मिनहाज ई सिराज, मैंने कहा था जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे एक राइटर आएंगे, उसमें फर्स्ट चैप्टर में मिनहाज ई सिराज उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। तो उन्होंने किसकी हिस्ट्री लिखी है, सल्तनत और रज़िया और ये सब इल्तुतमिश वगैरह की। तो मिनहाज उस सिराज ने रिकॉग्नाइज़ किया है दैट सी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन दी हर ब्रदर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि वो क्या थे कि उनके सब ब्रदर्स और जो भी लोग थे उससे ज़्यादा क्वालिफाइड थी। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग उनसे कंफर्टेबल नहीं थे क्वीन बनने से, क्योंकि वो क्या थी, एक लेडी थी। ठीक है, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर, लेकिन कोई नहीं था, और नोबल्स भी उनके साथ हैप्पी नहीं थे। ठीक है, सी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन। ठीक है, और वो बाद में उनको रिमूव कर दिया गया इन 1240। तो क्या क्या यहाँ से चीज़ें हमको मिलती हैं, एक तो सुल्तान की बेटी हैं रज़िया सुल्तान। ठीक है, उसके बाद कब इनने राज किया, 1236 में। इनके बारे में किसने लिखा है, तो मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, इससे बारे में यही पता चलता है कि उन्होंने सल्तनत की हिस्ट्री लिखी है। ठीक है, और ये किसके टाइम लाइन में थे, तो इन्हीं के टाइम लाइन में होंगे तभी इन्हें लिखा है। ठीक है, और भी एक चीज़ आ जाती है कि इन्होंने क्या बताया कि रज़िया जो सुल्तान थी वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थी अदर देन हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, बट उनको कोई पसंद नहीं करता था, उनको 4 साल के अंदर उनको भी हटा दिया गया एज लाइक 1240 में। ठीक है, डिथ्रोन उनको कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा है कि वो कैसे मिनाल-उस-सिराज सोचते थे क्वीन के बारे में। ठीक है, तो मिनाल-उस-सिराज थॉट दैट द क्वीन रूल्स वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, विच वुमेन वर सपोज टू सबऑर्डिनेट टू मैन। उस टाइम की ये कहानी होती थी ना यार, वुमेन वर सबऑर्डिनेट टू मैन। उस टाइम की क्या, इस टाइम की भी वही कहानी है। ठीक है, इज़ नॉट अ वेरी चेंज इन टाइम ऑल्सो। ठीक है, आज भी हम कहीं भी देख लें, वुमेन आर neglected as not that kind of a neglected, but yes, their opinion are neglected. So therefore he asked the register of God creation, since her account did not fall under the column of man, so how did she gain from all her excellent qualities. ठीक है, जब वो भगवान से आई नहीं है तो वो कैसे अपने आप को बोल सकती हैं कि भाई मैं, मेरे पास एक्सीलेंट क्वालिटीज़ हैं और मैं कर सकती हूँ राज। मैंने बोला ना भाई कि भाई ये गॉड मैन है। मैंने शुरू से बोला है कि भाई जब भी जो भी कोई राज करेगा वो बोलेगा मैं गॉड मैन हूँ। ठीक है, अब गॉड मैन ही तो बोलेगा, वुमेन तो बोलता नहीं है मैं गॉड वुमेन हूँ, है ना, राइट। गॉड वुमेन पूछते ज़रूर है लेकिन नहीं करते हैं। तो रज़िया सुल्तान एक बहुत क्वालिफाइड भी थी, अच्छी भी थी, लेकिन उनका मतलब राज लोगों को हज़म नहीं हुआ और उन्होंने मतलब वो हमेशा क्या करते थे, नॉवेल्स जो होते थे हमेशा इनके खिलाफ काम करते थे। तो उनके अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि कॉइन्स में उन्होंने लिखा है कि सी वाज अ डॉटर ऑफ सुल्तान ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, और इसी के टाइम पे ना एक और उनके बाद एक और रानी आई है, दिस वाज अ कॉन्ट्रास्ट टू क्वीन रुद्रमा देवी। ठीक है, जो काकतीय डायनेस्टी की थी, वारंगल की। ठीक है, रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंक्रिप्शन। ठीक है, प्रिटेंड दैट शी वाज अ मैन। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने कि रज़िया सुल्तान ने खुद अपनी कॉइन मिंट करवाए
ठीक है। उनने अपनी इंस्क्रिप्शन छपवाए अपने नाम पर ही, ठीक है। उन्होंने बताया कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ। लेकिन उनके बाद एक और रानी आती हैं कौन, रुद्रमा देवी, जो कि कहाँ की रहती है, काकतीय डायनेस्टी की, ठीक है। उन्होंने अपने को मैन बताया अपने इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये बात ना लिख लो, ये जो वुमेन रूलर्स हैं वो बहुत कम मिलती हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो वो नाम लिख लो आप, ठीक है। क्या नाम लिखोगे, रज़ा सुल्तान लिखोगे, रुद्रमा देवी लिखोगे, और यहाँ पे एक और नाम आने अनदर नाम है क्वीन दिद्दा, ठीक है। तो इनकी टाइमलाइन कुछ अलग है, ये 980 से 1003 तक थी। तो ऐसा लिख लो, पता है, दीदा लिख लो, पहले दीदा आई, फिर रज़ा सुल्तान है, और फिर रुद्रमा देवी है, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो टाइमलाइन भी रहेगी, और हमें क्या होगा, हमें थोड़ा सा टाइमलाइन याद रहेगी, ठीक है। तो रज़ा को तो आप देख लोगे, मैंने आपको बता दिया। रुद्रमा देवी का आप लिख दो काकतीय डायनेस्टी और वारंगल। कल मैंने आपको जो मैप पढ़ाया था उसमें काकतीय डायनेस्टी मैंने आपको बताई थी कहाँ थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश साइड, ठीक है। जो ईस्टर्न चालुक्य थे जैसे उसके नॉर्थ में, ठीक है। और एक क्वीन मैंने आपको बताई दिद्दा, राइट, अनदर दिद्दा मैंने क्वीन बताई है, जो क्या है 1003 के समथिंग रही हैं। और ये कहाँ थी, ये कश्मीर में थी बेसिकली। और रुद्रमा देवी के आगे एक लाइन और लिखवा लेना, इन्होंने अपने जो कॉइन्स वगैरह मिंट करवाए हैं उनमें अपना मैन बताया है अपने आप को, ठीक है, मैन, ठीक है। ओके, लिख लिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो जो क्लोजर लुक क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, खिलजीज और तुगलक का। खिलजीज और तुगलक के हम एडमिनिस्ट्रेशन पे अब आ चुके हैं। हेलो गाइस, ठीक है। उनका एडमिशन पे देख लेते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम, वास्ट एज अ दिल्ली सल्तनत, नीडेड रिलायबल गवर्नेंस को चाहिए थे, क्योंकि उनको दिल्ली सल्तनत दिल्ली में जब लोग आए, ये लोग तो बाहर के थे ना, इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन रखने थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट और लैंडेड चीफ मैन एज अ गवर्नर द अर्ली दिल्ली सल्तनत, स्पेशली इल्तुतमिश ने क्या किया है कि फेवर्ड देयर स्लेव्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, स्लेव जो उनके रहते थे उन्होंने मिलिट्री सर्विसेज के लिए स्लेव उन्होंने परचेज किए, क्योंकि वो यहाँ के जो लोकल पीपल थे उनको तो वो कर नहीं पा रहे थे, है ना, कि विश्वास कैसे करें, राइट। तो उन पे तो कोई जिम्मेदारी डाल नहीं सकते थे। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम अपने स्लेब पे ही रखेंगे, वो उसको पैसे से खरीदेंगे, उसी से बनवाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक नई मतलब सर्विस शुरू की मिलिट्री सर्विसेज में, और उन्होंने एक मतलब एसोसिएशन बनाया जिसको क्या बोलते थे, बंदगान, ठीक है, बंदगान। बेसिकली स्लेब मतलब बंदी ना, और इसका बंदगान, तो इसलिए ये बंदगान, ओके। तो ये लिख लो कि ये ऐसा लिख लो कि इल्तुतमिश ने सर्विस शुरू की है, बंदगान सर्विस, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, स्लेव रहते थे जो उनकी गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, ठीक है। ये ट्रेंड होते थे अच्छे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस में ये जगह पे मिलती थी उनको, टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर मास्टर, एंड सुल्तान कैन ट्रस्ट रियली अपॉन दैट, क्योंकि नई नई उसमें आ रहे हैं ना, नई नई टेरिटरी में। अब ये वहाँ पे थे, कहाँ पे, हमारे नॉर्दर्न साइड सिंध और अफ़गानिस्तान और टर्की से आ रहे थे, तो दे डोंट हैव दैट ट्रस्ट ऑन इंडियन पीपल, ठीक है। वो नहीं भी करना चाहिए, आप कहीं से भी आ रहे हो तो उन्होंने कहा क्या, नहीं हम तो भाई बंदगान पे ट्रीट करेंगे, तो उन्होंने बंदगान ले लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये स्लेव्स के बारे में बहुत अच्छी उन्होंने बताया, द सुल्तान वर एडवाइज द स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after for its need and whole lifetime, ठीक है। good luck to find the worthy and experienced slave, wise men have said that worthy and experienced slave is better than son, ठीक है। तो देख रहे हो आप, तो सुल्तान स्लेव्स को इतना ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे अपने सन से ज़्यादा, ठीक है।
अपनी बेटी से ज़्यादा वो ट्रस्ट कर रहे हैं इनको। तो दैट्स द एक्सपीरियंस। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो खिलजी, नेक्स्ट पैरा, खिलजी और तुगलक ने कंटिन्यू किए हैं बंदगान सीरीज़ को, ठीक है। तो खिलजी और तुगलक बंदों को लेके आते थे वहाँ पे बंदी बना के और उनसे अपना काम करवाते थे, ठीक है। और हाई पॉलिटिकल पोजीशन पे इनको रखते थे। आपने देखा होगा मतलब मलिक काफूर, राइट, मलिक काफूर जो जिम शारिफ और मतलब जो पद्मावत में है, राइट, उनका पूरा गाना है उसमें, तो आपने देखा होगा, ठीक है। आई एम ए मूवी बफ, ओके, आई एम ए रियली मूवी बफ। मुझे हर मूवीज़ ना टाइटल टू टाइटल, ठीक है, और इंसान टू इंसान, गाना टू गाना, डायलॉग टू डायलॉग याद रहती है। सो मतलब मैं हर चीज़ को उससे रिलेट करती हूँ। तो अगर आप मूवी बफ हैं मेरी तरह तो आप भी रिलेट कर पाओगे, इज़ जस्ट दैट। तो मैं उसी को रिलेट करके आपको पढ़ाती हूँ। चलो, तो दे वर अपॉइंटेड एज अ जर्नल, ठीक है, गवर्नर्स, एंड हाउएवर इनटू आल्सो इंट्रोड्यूस एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो जब भी ये काम करते थे तो ये चले आ रहे थे इनका। आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि तुगलक और खिलजी ने बंद नहीं किया है बंदगानों को। एक समय आता है जब बलवन, क्या बोलते हैं, बलवन स्लेब इन बंदगान को बंद कर देते हैं, ठीक है, वो मार देते हैं सबको, ठीक है। वो इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि यार मतलब ये तो जो स्लेब हैं ये इल्तुतमिश और रजिया के हैं, हमारे लिए तो कोई काम के नहीं, तो सबको मरवा देते हैं ये, ठीक है, और ये बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो खिलजी और तुगलक ये कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जो सिलसिला रहता है स्लेव्स का वो बराबर बना रहता है, ठीक है। वो तो इंग्लिश ने भी कितना स्लेव्स और स्लेवरी को प्रमोट किया है। चलो, तो स्लेव्स एंड क्लाइंट वर लॉयल रहते थे उनके मास्टर के लिए, बट नॉट फॉर देयर हेयर्स, ठीक है। तो ये देख लो कि उनके जो बाप अपने जो उनने बनाए हैं, जिनने उनको ख़रीदा है, ठीक है, उनके लिए तो वो क्या है, भगवान है, ठीक है, उनके लिए तो वो भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जो उनके आने वाले लोग हैं उनको नहीं देखते, वो उनको नहीं कुछ करते हैं। तो क्या होता था जब नए मोनार्क आ गए, न्यू मोनार्क आ गए, ऑफन सी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था ओल्ड और न्यू नोबेल्टी में, ठीक है। नोबेल्टी मतलब वही जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं वही। तो ये वो लोग भरोसा नहीं करते थे इन पे, और जैसे रजा के साथ भी यही हुआ, ठीक है, बलवंत ने सबको मरवा ही दिया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी में भी आपको देखा है, सब नॉवेल्स को ऐसे ही मरवा दिया, और जिन किसी को पैसे से बंद कर दिया, किसी को ऐसे, तो ऐसे ही था। तो इसमें क्या है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये कि कैसे उनका काम होता था, वो पसंद नहीं करते थे। Patronage of these humble people of Delhi Sultan also shocked many elites and authors of Persian Tawarikhs criticized the Delhi Sultanate for appointing a low and base born to high offices, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुम्बर, ठीक है, अजीज़ खुम्बर को प्रोवाइड करते हैं एज अ वाइन डिस्लर, ठीक है। नाम याद नहीं रखना, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो कुछ याद नाम नहीं रखना यहाँ पे, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग किए होंगे, करते रहे होंगे, बढ़िया है। तो नेक्स्ट पैरा। तो लाइक द अर्लियर सुल्तान, खिलजी और तुगलक क्या थे, मोनार्क थे, अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है। उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किया एज अ गवर्नर ऑफ टेरिटरी, ठीक है। और दीज लैंड्स आर कॉल्ड इक्ता, और इसके क्या होंगे, वो इक्तादार। तो इक्तदार क्या है, मिलिट्री कमांडर हैं या फिर इनके स्लेब्स हैं जो इन्हें भर्ती किए हैं अपने इक्तों या फिर जिलों को संवारने के लिए, जो इन्हें लैंड लिए हैं। तो लैंड इक्ता, और ये इक्तदार या फिर मुक्ति, इनको क्या बोलते थे, मुक्ति या इक्तदार, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ मुक्ति क्या होती थी, वाज लीड टू मिलिट्री कैंपेन करो आप, ठीक है, मेंटेन करो लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, इक्ताज में जो भी हो रहा है। और ये इस एक्सचेंज में क्या मिलते थे, ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज, मुक्तिस कलेक्टेड जो था, मुक्तिस कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। तो मुक्ति से जो उनको रेवेन्यू मिलता था, उनको सैलरी मिल जाती थी उससे, ठीक है। तो वही सामंती सिस्टम, लेकिन ये थोड़ा चेंज है, क्योंकि ये सामंती सिस्टम में क्या होता था, वहीं के जो बड़े ज़मींदार हैं उनको अपॉइंट कर लेते थे। लेकिन यहाँ से क्या लेंगे, दूसरा पर्सन लेके आ रहे हैं उस ज़मीन पे,
और वो उनको सब कुछ करेगा, ठीक है। तो ये अंतर है, एक तो जामीना सिस्टम में वहीं का वो ज़मींदार है, लेकिन ये इक़्तिदार सिस्टम में ये दूसरा लेके आ रहे हैं इंसान और वहाँ पे प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। और इनको क्या होता था, अपने सोल्जर्स को भी रखना पड़ता था, उनसे भी अपना रेवेन्यूज़ लेके रखते थे। कंट्रोल ओवर मुक्ति वाज मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। दीज ऑफिस वर नॉट इनहेरिटेबल, ठीक है। तो इनहेरिटेबल नहीं होते थे, ठीक है, ये कि बाप का बेटा बन गया, ठीक है, ये ऐसे नहीं होता था। इनको अपनी चीज़ों को खुद मतलब क्वालिफाइड होना पड़ता था उसके लिए। ये कुछ समय के लिए असाइंड होते थे एक ताज में शॉर्ट पीरियड के लिए, फिर उसको चेंज कर दिया जाता था। दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विसेज वर रिगुलसली क्या होता था, इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने आपको बताया ना कि ये जो जितने भी मतलब बहुत ही आपने नाम सुने होंगे अच्छे अच्छे राजाओं के, मतलब जो बहुत ज़्यादा फायरी रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कंट्रोल किया है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया है। वो ऐसे नहीं छोड़ देते कि आप कर लो अपना काम, नहीं, वो बार बार चेंज करेंगे मुफ्तियों को, बार बार चेंज करेंगे अपनी जगहों को, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो वहाँ पे जैसे आज भी होता है ना कि आप एक ज़िले में, जैसे आप डीएम हो तो एक ज़िले के डीएम आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, ठीक है, या फिर आप कहीं भी हो तो आपको लगातार ट्रांसफ़र होना पड़ता है। वैसे ये है, इनको भी ट्रांसफ़र होना पड़ता है, ठीक है। तो इनके लिए अब क्या है, अकाउंटेंट भी अपॉइंट किए जाते थे जो मुक्ति पे चेक रखने के लिए, ठीक है, कि भाई ये ढंग से अपने टैक्सों को ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर अकाउंटेंट भी रखे जाते हैं। अकाउंटेंट का भी नाम नहीं बताया तो हम नहीं पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत बॉट हिंटरलैंड ऑफ सिटीज़ अंडर द कंट्रोल। अब देखो नई नई जगह पे जा रहे हैं तो उनके नए नए लैंड भी वो रिक्वायर करेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में चोलाज ने किया था, तो ये इन्होंने भी किया है, ठीक है। They force the landed chieftain, the samant or astrocate or rich landlord to accept their authority. फोर्स करते थे लोगों को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, अपने जो जितने भी उनके स्टेट था उसमें क्या किया, उन्हें असेसमेंट किया है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर द ओन कंट्रोल, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक और बहुत ज़्यादा होशियार हमारे राजा थे, राजा मतलब सुल्तान थे बोल लो, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, खिलजी उन्होंने क्या किया है, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए पहले तो उन्होंने मेजर करवाए पूरे लैंड, ठीक है, कितना क्या कलेक्शन होगा रेवेन्यू से, उन्होंने सब असेसमेंट करवा के खुद सब कुछ लिखा है और सब असेसमेंट करवाया है। द राइट ऑफ द लोकल चीफ मैन टू लेवी टैक्स वर कैंसल्ड, ठीक है। तो उन्होंने जो लोकल चीफ मैन, मैंने बोला ज़मींदार टैक्स लगा देते थे, उनको कैंसिल कर दिया उन्होंने, ठीक है। और वो भी क्या करते, टैक्स देते थे, देखा। तो अलाउद्दीन खिलजी इतना ज़्यादा मतलब वो था कि उसने सब कंट्रोल करके रखा था। उसने लैंड को, बाज़ारों को, अपने मुफ्तियों को, ठीक है, इक्ताओं को, वहाँ के जो ज़मींदार थे उनको, लोकल पीपल को, सबको कंट्रोल करके रखता था वो। क्योंकि क्या था, डर भी था ना, इसने क्या किया, अपने चाचा को मार के खुद राज ले लिया, तो डर भी था कि कोई मुझे ना मार दे, ठीक है। तो सबको एज इन मतलब इतना टाइट कंट्रोल रखना है, ठीक है। सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते थे, लैंड को अपनी अकाउंट रखते थे, ठीक है। कुछ जो लोग थे उसने उसने क्या किया है, रेवेन्यू कलेक्टर उसने बनाए हैं। देवर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस वहाँ पे वो लेता था, ठीक है। ज़मीनों पे कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा आपको। अलाउद्दीन खिलजी कितने टाइप के टैक्स लेता था। तो कल्टीवेशन पे खर्च, ठीक है, इसमें ना घरी चरी नहीं है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, कल्टीवेशन लैंड पे उसको खर्च लगता था, ठीक है, खर्च। और कैटल पे वो चरी लेता था, ठीक है, चरी। और हाउसेस पे घरी। तो नाम बहुत ही मतलब ऐसे हैं, चरी, चरी मतलब चरना, तो कैटल चरते रहते थे, तो उन पे चरी इनने रेवेन्यू का वो रख लिया। हाउसेस, ठीक है, हाउस पे जो टैक्स लगता था उसको क्या, घरी, तो घरी, ठीक है। तो घरी इन्होंने क्या किया, हाउस का टैक्स है तो हाउस टैक्स घरी, तो बस, ठीक है। तो घरी, चरी और खर्च। खर्च मीन्स कल्टीवेशन, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, खर्च टैक्स जो था वो कल्टीवेशन के लिए था।
चलो ये मैं मिटा देती हूँ। ओके, कैटल के घरे और चरी टैक्स। द इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर नेक्स्ट पैरा कि क्या था कि लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि रहेगा, क्योंकि हर जगह तो राज कर नहीं पा रहे थे। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल रहा है इनका बंगाल को अपने साथ में रखने में, ठीक है। और ये सदर्न इंडिया को भी अपने पास ही रख पाए, ठीक है। द एंटायर रीजन क्या हुआ, वो अपना इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। गंगा प्लेन में ये काम को तो कर पाते थे लेकिन इतने अच्छे से नहीं। तो इन्हें क्या किया कि लोकल चीफ मैन इस्टेब्लिश देयर रूल, ठीक है। मैंने कहा था जब कोई बड़ी शक्ति नहीं होगी तो लोकल पीपल आएंगे, ठीक है। तो क्या होता था कि समटाइम जो रूलर होते थे वो अलाउद्दीन खिलजी और जो तुगलकों के लिए फोर्स देयर कंट्रोल टू दीज एरियाज बट ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। तो ये ज़्यादा ना मतलब हिंटरलैंड पे उन लोगों को गाँव में ही कंट्रोल नहीं कर पाए, ज़्यादातर शहरों में इनका कंट्रोल रहा है, ना कि बड़े बड़े गाँव में और हिंटरलैंड में, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाते हैं। तो चीफ एंड द फोर्टिफिकेशन कैसे रहा है, तो इब्ने बतूता बोलते हैं, इब्ने बतूता 14वीं सेंचुरी के ट्रैवलर हैं जो मोरक्को से इंडिया आए थे। किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आए हैं, तो ऐसा लिख लो, ठीक है। मोरक्को लिख लो, इब्ने बतूता लिख लो, मोरक्को लिख लो, और 14वीं सेंचुरी लिख लो, और किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऐसी लाइन आपके नोट्स में ऐसी होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया यहाँ पे कि भाई उन्होंने कैसे अपने जो फोर्ट किए, फोर्ट को फोर्टिफाई किया है, ठीक है। माउंटेन्स पे रॉकी अनइवन रग्ड एज वेल एज बैम्बू ग्रेव्स। इन इंडिया द बैम्बू इज़ अ नॉट हॉलो, ठीक है, वो बहुत बड़ा होता था। सेवरल पार्ट्स ऑफ इंटरवाइंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट दैम, ठीक है। दे आर द होल वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग होते थे, बहुत अच्छे से बनाया जाता था। तो ये सब राजा के यहाँ थे, तो राजा की बड़वाड़ी करेगा ना, ठीक है। तो उनने बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पैरा। तो मंगोल अंडर चंगेज़ खां इन्वेडेड नॉर्थ ईस्ट ईरान, ठीक है। कब, 1219 में। एंड दिल्ली सल्तनत फेस द आउटसाइड ऑफ सून आफ्टर। तो चंगेज़ खां शुरू हो चुका है आना मंगोल से। आपने अगर मैप देखा हो, मैप जस्ट मैं ना बना देती हूँ इंडियाज़, यहाँ पे अगर मैं जस्ट इंडिया मैप, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा चाइना, और यहाँ पे जस्ट मंगोलिया, और यहाँ पे क्या है, रशिया। तो बीच में रशिया, चाइना, और ये यहाँ पे मंगोलिया, राइट। तो दिस, ठीक है। आई एम नॉट दैट मच ऑफ वेरी आर्टिस्ट, बट ओके, मैंने आपको जस्ट लोकेशन बता दी। आप जब जाके देखोगे अपनी वर्ल्ड मैप में तो आप देख पाओगे मंगोलिया। तो ये मंगोलिया से यहाँ पे आते थे। इनने ईरान को इन्वेड कर दिया है कब, 1219 में। कब, 1219, जब लगभग इल्तुतमिश का टाइम लाइन है, ठीक है। तो 12 ये यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। दिल्ली में भी आ चुके हैं, ठीक है। मंगोल अटैक ऑन दिल्ली सेंटर इंक्रीज ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी। तो ये लाइन याद रखो। मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत में अपनी जो अटैक है वो बढ़ा दिए थे। कब, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी। तो ये इन्होंने क्या किया कि इस वजह से ना कि लार्ज आर्मी जो थी वो दिल्ली ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा चैलेंज में रहती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी, सबको बहुत परेशान किया है इन्होंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लिख लो, इम्पॉर्टेंट है कि मंगोल ने अटैक किया है दिल्ली सल्तनत पे, और मंगोलों ने अटैक किया है दिल्ली सल्तनत पे, और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अटैक किए हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा अटैक किए हैं। क्योंकि एक ऐसी लाइन आई है यूपीएससी में पूछी गई है, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी पे मंगोलों का अटैक हुआ था कि नहीं। ये मोहम्मद बिन तुगलक अपनी दिल्ली को छोड़ के थोड़े टाइम के लिए भाग गए थे क्योंकि इनका अटैक दिल्ली पे बहुत हो रहा था, ठीक है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट है वो ऐसे आते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगी मेरे उसमें, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बट अभी आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आई थिंक जो लास्ट वो होगा, द सल्तनत इन द 15 और 16 सेंचुरी। क्या रहा है सल्तनत का, तो लगभग 1400 से 1500 का टाइम।
तो यू विल नोटिस क्या है, तुगलक सैयद लोधी आ चुके हैं, ठीक है, दिल्ली में, और आगरा अंटिल 1526, एंड देन जौनपुर बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टेब्लिश वेरियस स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऊपर तो नॉर्थ में तो वो आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन साउथ में जो हो रहा है, ठीक है, नए नए जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान में अलग अलग रूलर राज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अफगान है, जिसमें राजपूत हैं। सम ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश दिस पीरियड वर स्मॉल थे, ठीक है, पावरफुल बट बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। जैसे क्या है, शेरशाह सूरी डायनेस्टी, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इनने देखो बहुत ही कम राज किया है, ठीक है, 5 साल ही, लेकिन इनके जो काम सुनोगे ना आप, मतलब एक्सट्रीमली एक्सीलेंट मार्वलस हैं इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ठीक है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन का काम पूरा कॉपी किया है किसने, अकबर ने, तो दैट्स द मार्बल काम इन्होंने किया है, ठीक है। और सोचो 5 साल के अंदर, चलो, तो शेरशाह सूरी बहुत इनके हैं, उनका करियर एज अ मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी, ठीक है, बिहार में ये स्मॉल टेरिटरी को करते थे, फिर उन्होंने हुमायूं को हराया, ठीक है, इनके बिलीग्राम का जो वॉर है, ठीक है, और भी इनके 2 वॉर हैं, कन्नौज का और बिलीग्राम का, जिसमें उन्होंने हुमायूं को हराया है। और उसके बाद शेरशाह सूरी ने कैप्चर किया है दिल्ली, ठीक है, उन्होंने अपनी ओन डायनेस्टी बना ली। सुर डायनेस्टी का रूल हुआ है ओनली 15 ईयर्स में, ठीक है, 1540 से 1555 ईयर में हुआ है, लेकिन बहुत इफेक्टिव हुआ है, ठीक है। और 5 साल का तो शेरशाह सूरी का ही रहा है। इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट ब्रॉड एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, वो वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का जो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ से लेके आए। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये मॉडल रहा है, ठीक है, किसके लिए, अकबर के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डन, तो ओके वी आर डन। तो हम ना, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ओके, सो विच आर द फर्स्ट रूरल एस्टेब्लिशेस एंड हर दिल्ली एट, फर्स्ट रूरल किसने किया था, तोमरों ने, ठीक है। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्या थी, आप खुद बताओगे, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप खुद बताओगे। Whose region did सल्तनत रीच इज फारदेस्ट एक्सटेंट, सल्तनत काल में, ठीक है, फारदेस्ट एक्सटेंट तक कहाँ, किसके उसमें पहुँची थी, ये शायद बुक में नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, इनके टाइम पे ये फारदेस्ट था, मतलब ये इनने दौलताबाद वगैरह को अपनी कैपिटल बनाना शुरू कर दिया था, तो डेक्कन में इनने अच्छा खासा राज कर लिया था, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया, ये आपको पता होगा या आप मुझे मेंशन करोगे, चलो ये तो कुछ नहीं है। सो लेट्स बी एंडेड, ठीक है। कीवर्ड्स आपको एक तो आपको पता ही होगा, तारिक मैंने आपको बता दिया, गैंडसन मैंने आपको बता दिया, मंगोल कौन थे, जेंडर क्या होता है, खर्च क्या होता है, खर्च क्या था, कमेंट में, ओके। चलो, सो आज का चैप्टर ख़त्म, और हमारे दिल्ली सल्तनत का हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मुग़लों का आएगा, ठीक है, तो हम मुग़ल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखना, बड़ी छोटी हैं लेकिन आपके दिमाग में की स्टोरी फिट करेंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, बाय।